वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है जहीना तस्नीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन ऑफ द चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम पहले सिचुएशन समझते हैं। इस टॉपिक को समझने पहले हम देखते हैं इंडिया का सिचुएशन कैसा था उस समय, क्या क्या सिचुएशंस थे। सो लाइक 1415 के मिडनाइट को इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो आफ्टर दैट उन्होंने एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन को एड्रेस किया उस नाइट को, एंड ही गेव अ वेरी फेमस स्पीच। तो आपको बुक पढ़ना है और उस स्पीच का नाम क्या था, यू हैव टू राइट इन द कमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स सी की सिचुएशन क्या था। तो इंडिपेंडेंस मिलने के पहले पीपल फुल इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, और जो इतना लंबा इंतज़ार था जब फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, सो फिर इस बात पर गौर डाला गया कि इंडिपेंडेंस पाने के बाद क्या क्या मिलेगा, वो उन ओपिनियंस के ऊपर, उन प्रॉमिस, उन ओपिनियंस के ऊपर व्यू डाला गया क्या कि अभी उनको फुलफिल करना पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल गया है। सो इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ओपिनियंस थे, पर दो ओपिनियन थे जिनमें सबने एग्री किया। पहला था कि गवर्नमेंट, हम अपना कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से रन करेंगे, और दूसरा था कि गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा, इट विल वर्क फॉर एवरीवन, और स्पेशली पुअर पीपल के लिए और डिसएडवांटेज्ड पीपल, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे जिसमें सबने एग्री किया था, एंड और उसके ऊपर काम किया जाएगा अभी। ठीक है, काम किया जाना, और ये प्रॉमिस किया गया था। तो नाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, इतना लंबा इंतजार अभी खत्म हो गया, फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस, और अभी इन प्रॉमिस को पूरा करने की तरफ अपना स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। तो पर क्वेश्चन इधर पे ये आता है, क्या ये बहुत ईजी था, हम बोल देंगे, हम कर देंगे और अचीव हो जाएगा? तो ईजी था या नहीं? तो ईजी बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? लेट्स स्टडी। तो इंडिया इन 1947 कैसा था? अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। जो देश बना था वो नया था और साथ में डिवाइडेड भी था। और उस समय क्या हुआ था? ब्रिटिश रूल एंड्स कब? अगस्त 15, 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। टू नेशन बॉर्न, इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो इधर पे इसका मतलब है कि दो नेशन बना, इंडिया और पाकिस्तान, और जो पार्टीशन हुआ वो दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अभी आप बताइए कितने सारे कम्युनल जो लोग हैं भड़क गए थे, कम्युनल राइट्स हुआ, सो मेनी पीपल वर किल्ड, कितना सब कुछ हुआ, और उसके बीच में हमने जो दो प्रॉमिसेस किया उसको पूरा करना वाज फार मोर देन डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे बुक में और एक सब टॉपिक आता है, दैट इज 3 चैलेंजेस। जो 3 मेजर चैलेंजेस था हमारे बुक के हिसाब से, दैट वेयर फर्स्ट इज नेशन बिल्डिंग, फिर सेकेंड है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, और थर्ड डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो पहला वाला को देखते हैं हम, यूनाइटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स। 565 प्रिंसली स्टेट। आप सोचिए कि हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स था, इन सबको जोड़ना, इन सबको इंडियन यूनियन के साथ जोड़ना वाज अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे, दे गेव 3 ऑप्शंस टू ऑल द प्रिंसली स्टेट्स कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ, या अपना अकेला रह जाओ, देश बना लो। सो यही था गड़बड़, क्योंकि अब प्रिंसली स्टेट को अपना वो करना मिल गया था कि उनकी मर्जी थी, उनको जाना है किसी स्टेट के साथ, इंडिया के साथ जाना है तो जा सकते, पाकिस्तान के साथ जाना है तो जा सकते, और खुद का कंट्री भी रह सकते। तो सारे प्रिंसली स्टेट वे नॉट रेडी टू गेट इनटू इंडियन यूनियन। मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया का मैप, आपकी बुक में ही है, लाइक सी दिस। ये था पूरा इंडिया, और ये जो ब्लू में मार्क किए गए पार्ट्स है, दैट वेर ऑल प्रिंसली स्टेट। तो अगर इनको इंडिया के साथ इंडिया यूनियन के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाता, तो आप देखिए हमारे देश कैसा दिखता। सो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि जब कुछ प्रिंसली स्टेट अपना ही देश बनाना चाहते थे। अगर इधर बीच में हैदराबाद अपना देश बना लेता, तो बीच में इंडिया के बीच में एक दूसरा देश बन जाता। और ऐसा नहीं था कि सारे प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया, समवेयर देयर हु ईगरली जॉइंड इंडिया, और बस कुछ नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। सो आगे हम जाके पढ़ेंगे कि इसको कैसे इंक्लूड किया गया, और सरदार वल्लभ भाई का बहुत बड़ा रोल था इन सबको यूनाइट करने में। एक सुंदर, हम जो आज हम लोग का टेरिटरी है, इतना सुंदर इंडिया है, इट वॉज नॉट अर्लियर। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर इंटीग्रेट नहीं किया जाता तो ऐसा नहीं होता। पहले तो इंडिया ही था पूरा, बट ब्रिटिशर्स का जब रूल था तो प्रिंसली स्टेट जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्स के अंडर नहीं आते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही था। पर प्रिंसली स्टेट
राजा के द्वारा रूल किया जाता था, प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था, और बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो ऑरेंज में दिख रहा है, वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल आते थे। ओके, सो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद था इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी इन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। नेशनल यूनिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आपके प्यारे देश को देखिए कितना डाइवर्सिटी है, लाइक कितने सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करने वाले लोग, सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे और आगे भी रहेंगे। पर जब पार्टीशन हुआ तब इट वॉज डिफिकल्ट कि इस डाइवर्सिटी को, नेशनल यूनिटी, डाइवर्सिटी के लैंड में नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना वॉज डिफिकल्ट। लोग का तीसरा पॉइंट है मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना वॉज डिफिकल्ट एट दैट टाइम। आप देखिए ना, इतना गंभीर सिचुएशन, सब कुछ डिफिकल्ट हो रहा था। दूसरा चैलेंज था एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। पहला था इंट्रोड्यूसिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, create institutions of representative democracy, uphold secularism and federalism. Okay, introduce universal adult franchise. जो universal adult franchise की इस साल के अब के लोग अपना वोट दे सकते हैं और हर एक वोट का एक वैल्यू होगा और everyone has the vote to write, वो करना भी at that time एक चैलेंज था। Create institutions of representative democracy was also a challenge। और सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करना, सेकुलरिज्म इंडिया ने तो बोल दिया कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट पाकिस्तान ने बोला था कि इट इज़ अ इस्लामिक कंट्री। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इंडिया जितना भी चिल्ला के बोल रहा था, लोग मान नहीं रहे थे। लाइक लोग मान रहे थे बट दे वर लाइक कि उन्होंने इस्लामिक नेशन बना लिया तो ये भी हिंदू नेशन हो गया, अल्टीमेटली उन्होंने सोचा था। पर ऐसा था क्या? नहीं, इंडिया के गवर्नमेंट ने क्लियर शब्द में बोला था कि सेकुलरिज्म, हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे, हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अपहोल्ड इट एट दैट टाइम। और फेडरलिज्म को अपहोल्ड करना भी एक चैलेंज था। फेडरलिज्म मतलब हर फेडरल स्टेट क्या होता है? फेडरल कंडीशन तब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट लेवल में भी पावर है और लोकल लेवल में भी पावर है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो उसको अपहोल्ड करना भी तब डिफिकल्ट था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। उस सिचुएशन में डेवलपमेंट करना, अपलिफ्टमेंट करना एक कंट्री का भी डिफिकल्ट था, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कोई भी देश जन्म नहीं हुआ है। हाउ आर इंडिया वॉज बॉर्न, लाइक इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ हमारा ये नया देश बना था और साथ ही साथ डिवाइडेड भी था। तो इट वॉज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हमारा अभी ये वाला टॉपिक है ओवरकम पॉवर्टी, इलिटरेसी और इनइक्वालिटी। तो पॉवर्टी को ओवरकम करना भी बहुत वो था, क्योंकि तब गरीबी बहुत ज़्यादा था, आज भी है, बट एट द टाइम इट वाज एट द पीक लेवल। इलिटरेसी, आधे से ज़्यादा लोग तो लिटरेट थे ही नहीं, तो इट वाज ऑल्सो अ चैलेंज। और दूसरा इनइक्वालिटी तो हद से ज़्यादा था, लाइक अपर कास्ट, लोअर कास्ट और बहुत सारा अनटचेबिलिटी, बहुत सारे मतलब बहुत ऐसे इलॉजिकल इनइक्वालिटी किया जाता था तब, बहुत वो था। और अभी तो बहुत चीज़ें अबॉलिश किया गया है एंड टुडे वी लिव इन अ गुड सिचुएशन, बट तब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ था। इनइक्वालिटीज़ नॉट ओनली इन द थिंग कि वो छोटे जाति का है, मैं बड़ा जाति का हूँ, ऐसा भी नहीं। पैसे के मामले में फार्मर्स और ज़मींदार, बहुत तरीके का इनइक्वालिटीज़ होता था। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो जो जस्टिस, जो अनजस्ट होता था सोशली सोसाइटी में, और जो इकोनॉमिक अनजस्टिस था, जो इकोनॉमिक अनजस्टिस था, उन सबको इंश्योर करना, उन सब का जस्टिस इंश्योर करना वाज आल्सो अ चैलेंज। उसके बाद दूसरा है प्रमोट प्लान्ड डेवलपमेंट। तो उस समय प्लान करके डेवलप, अभी जैसे हमारा गवर्नमेंट प्लान करता है कि हम हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट हम ये करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो तब ये भी एक चैलेंज ही था कि प्लान करके हम डेवलपमेंट करेंगे। प्लानिंग करना ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको नहीं पता कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा। बट स्टिल एज एन फ्री इंडिया उन्होंने अच्छे से सब कुछ किया एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर्स, जिनकी वजह से आज हम एक बेटर कंडीशन में हैं, और तब से तो बेटर ही है, अभी हम अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं। ओके, सो नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था? लेट्स सी। कॉज मास माइग्रेशन, वायलेंस, ट्रॉमा। जो पार्टीशन का कॉन्टेक्स्ट था उसमें मास माइग्रेशन हुआ, वायलेंस हुआ, ट्रॉमा हुआ। वो बहुत ट्रॉमाटाइजिंग था जो उस समय हुआ था। हम पढ़ के ही इतना हमें दुख लग रहा है, तो जो लोग उस समय थे उनको कैसा लग रहा होगा, जस्ट इमेजिन। तो माइग्रेशन हुआ, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन, इतना माइग्रेशन मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो ऐसा माइग्रेशन हुआ। और वायलेंस तो इधर मार रहे हैं, इधर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, मतलब इतना ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन इट वाज। यू जस्ट इमेजिन बीइंग देयर, मतलब
वी कैन थिंक इवन, बट तब सिचुएशन कैसा था। उसके बाद ओवर 10 लाख पीपल किल्ड, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, बट स्टिल ओवर 10 लाख हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता, बट ओवर 10 लाख पीपल वर किल्ड। उसके बाद लार्जेस्ट रेफ्यूजीज क्राइसिस इन द हिस्ट्री में लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, सोचो। उसके बाद लेड टू राइज ऑफ कम्युनल टेंशन भी बहुत ज़्यादा राइज हुआ था, क्योंकि पार्टीशन भी हुआ था रिलीजन के बेसिस में, तो ऑफकोर्स कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए और क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद वी हैव चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन, सम प्रिंसली स्टेट्स नॉट रेडी टू ज्वाइन, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद। उसके बाद रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत बड़ा रोल था प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में। ही प्लेड अ वेरी बिग रोल, और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एज वी ऑल नो। और उन्होंने डिप्लोमेसी प्लस फोर्स भी यूज़ किया सबको इंटीग्रेट करने के लिए। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके, नेगोशिएट करके कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और आपका ही अच्छा है, आप ज्वाइन करेंगे तो हम एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा करके उन्होंने किया। प्लस फोर्स भी यूज़ किया, जब देखा कि नहीं हो रहा तो उन्होंने फोर्स भी यूज़ किया। ओके, उसके बाद हम कंक्लूड कैसे करें, लाइक 1947 इंडिया बिगेन विद होप एंड हार्डशिप। तो 1947 में इंडिया ने एक होप के साथ और बहुत सारा हार्डशिप के साथ अपना जर्नी शुरू किया। द लीडर्स फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड टास्क, देयर चॉइसेस लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उन्होंने जो चॉइसेस बनाया था उसी ने फाउंडेशन ले किया मॉडर्न इंडिया का। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडर्स कि उनके तब के चॉइसेस की वजह से आज हम ऐसी कंडीशन में हैं, और उन्होंने जो भी चॉइसेस किया मोर देन बेटर किया, उन्होंने हमेशा अच्छा ही सोचा है सबके लिए। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया और पसंद आया, एंड थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।